दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोग को पता है कि आज सुबह ही ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की जो फाइनल कट ऑफ है डीवी के लिए वो अपलोड कर दी गई साइट पे। तो यहाँ पे हम लोग देख पाए कि जितने सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन है डीवी को लेके वो इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको जानने से पहले कि हम लोग को डीवी में क्या-क्या चीज़ लेकर के जाने हैं और कैसे जाने हैं, तो इसको जानने से पहले आप लोग को बता दूँ कि बहुत सारे जो भाई हैं उनका कमेंट था कि ओबीसी में जो सीट थे उसके मतलब अकॉर्डिंग हम लोग का मतलब रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो इसको लेके मैं वीडियो के अंत में आप लोग को कंक्लूज़न बताऊँगा कि इसमें फाइनली क्या सही होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरा जो सोच है इसको लेके मैं उसके अपने राय को विचार को रखूँगा। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो रेलवे अपना ज़रूर इसके ऊपर एक क्लेरिफ़िकेशन देगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको ज़रूर इसे रिज़ॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा और इसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो के अंत में आप लोग को बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि और सबसे बड़ी बात कि जो बहुत सारे भाई जो मैं अगली वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे भाई लोग का डाउट था, कमेंट था कि सिग्नेचर मिसमैच है तो क्या करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म का डिमांड है। तो उसको लेके भी मैं आप लोग के डाउट्स जितने थे वो क्लियर करूँगा। इससे पहले हम आप लोग को सबसे पहले ले चलते हैं कॉमन इंस्ट्रक्शन पे जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने डिमांड किया है। इसमें सबसे पहले उन लोगों ने बताया है कि जिन भाइयों का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है यहाँ पे आरडीवी, वो लोग जो दूर से आ रहे होंगे अदर स्टेट से या लोकल भी होंगे तो उनको भी तो 3 से 4 दिन इस प्रोसेस से गुजरना होगा। लेकिन जो भाई दूर से आ रहे होंगे वो अपना 3 से 4 दिन का यहाँ स्टे करने का व्यवस्था के साथ आएंगे। उसके बाद से सेकंड में बोला गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरटेन्ड। यानी कि अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन का जो वेन्यू है जहाँ होना है वो लोग जो देंगे वहीं पे होगा, वहीं पे फाइनल होगा। आप लोग के कोई जो चेंज करने का रिक्वेस्ट होगा उसको नहीं माना जाएगा। थर्ड नंबर में बोला गया है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इस बात को लेके बहुत सारे फ्रेंड का जो कमेंट सब आया था कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, मैं उसको कैसे डाउनलोड करूँगा, कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के अगर वो लोग कोई लिंक दे दिए तो ठीक है, नहीं देंगे तो इसके ज़रूर कोई अदर उपाय वो लोग बताएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनके पास नहीं है। थर्ड ए में बोला गया है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोटिफिकेशन। यानी कि हम लोग जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस समय जो हम लोग अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए थे, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए थे सबका मार्कशीट का कॉपी और सर्टिफिकेट का कॉपी लेकर के जाना है। और बोल ही दिया गया है कि 2 कॉपी होना चाहिए जीरोक्स का। थर्ड का बी में बोला गया है कि गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन नोटिफिकेशन। अगर किसी तरह के कोई लीगल इशू हैं जिनका नाम मेंशन किया गया था जो फॉर्म में उससे चेंज है तो उसके लिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स उसकी जगह पे लेके जा सकते हैं। एनसीवीटी और बाकी जो भी मतलब इस तरह के आईटीआई के थ्रू जो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज एग्जाम्स होते हैं उसके मार्कशीट, चाहे वो आईटीआई का हो चाहे आपका जो भी मतलब टेक्निकल कोर्स किए थे एससीवीटी के थ्रू या एनसीवीटी के थ्रू, वो सभी सेमेस्टर वाइज हों तो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज हों तो ईयर वाइज सभी को लेके आपको जाना है। उसमें मेन जो होंगे डबल सी डबल ए कैंडिडेट्स के लिए बात बोला गया है। उसके बाद से थर्ड का डी में बोला गया है सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डी डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बहुत जगह मतलब एडमिट कार्ड को मान्य किया जाता है और इसको आधार कार्ड में जो मेंशन डेट ऑफ बर्थ होता है उसी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ भी बनवा करके आप लोग ले जा सकते हैं। इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है इसको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में नहीं माना जाएगा, बस प्रूफ के रूप में डेट ऑफ बर्थ जो नोटिफिकेशन में मेंशन हुआ था उसको लेके जाना है। थर्ड का ई में बोला गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एस टी एस सी और ओबीसी का जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है, जिसमें ओबीसी को बोला गया है कि जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट था रेलवे द्वारा दिया गया है उसमें प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है उसमें बनवा करके जाना है। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर जो स्टेटस है वो 1 साल के अंदर जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए 1 साल से पुराना ओबीसी नहीं होना चाहिए। थर्ड का एफ में बोला गया है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो भाई हैं उनको एनेक्सर 3 को लेकर के जाना होगा। उसी तरह से जो भाई कहीं अपना जॉब कर रहे होंगे कहीं तो वहाँ से एनओसी लेकर के उनको पहुँचना होगा, खासतौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे। 3 का एच सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सर 7 ऑफ नोटिफिकेशन एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनओसी इन केस ऑफ एक सर्विसमैन। अगर कोई एक सर्विसमैन भाई हैं तो अपना डिस्चार्ज नोटिफिकेशन ले जाएंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हम लोग को इसमें मेन जो चीज़ है उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से फाइनली आपको जो ओल्ड फोटोकॉपी था जो जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करते समय यूज किए थे उसका 8 कॉपी फ़ोटोग्राफी आपको लेकर के जाना है जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से भी दिए थे, और 6 जो है कॉपी लेटेस्ट फोटोग्राफी लेके जाना है, यानी कि अभी का करंट का फोटो होना चाहिए। उसके बाद से थर्ड कार में देख रहे होंगे आप कि कैंडिडेट पोर्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑफ सीबीटी और पीईटी, यानी कि सीबीटी और पीईटी में से किसी एक का होने से भी यहाँ पे चलेगा।
उसके बाद से दोस्तों बहुत सारे डायरेक्शन दिए गए हैं कि मतलब किन-किन चीज़ों को हम लोग को फ़ॉलो करना है, कोई भी वेन्यू और सेंटर डीवी का चेंज नहीं होगा। ये सब तरह के लेके और सिग्नेचर हाँ, बहुत सारे भाइयों का हाँ, मतलब एक भाई का कमेंट आया था कि उनका सिग्नेचर मतलब मिसमैच है, तो मैं उनको बता दूँ कि देखिए यहाँ 7 नंबर में लिखा हुआ है कि सिग्नेचर इन द स्पेसिफाइड एरिया ऑन द ई-एडमिट कार्ड एंड द अटेंडेंस शीट मस्ट टैली विद द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ई एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर है और अटेंडेंस शीट जो आप जब एग्ज़ाम देने गए हैं वहाँ पे अटेंडेंस शीट का जो सिग्नेचर है, जो कराया जाता है आप देखे होंगे एलटीआई, आरटीआई करके, तो उससे मिसमैच नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे अगर मिसमैच होता है तो आपको ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इन सब चीज़ों को लेके अलर्ट रहें। और उसके बाद से 8 नंबर में बोला गया है कैंडिडेट मस्ट सरेंडर आरआरसी कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑफ डीवी टू द डीवी कमिटी कीपिंग बैक कैंडिडेट्स पोर्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से पढ़ लें और जो मेन था इंस्ट्रक्शन उसको मैंने आपको बता दिया। बाकी पूरी जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग अपने तरीके से अच्छे पढ़ लें। कुछ अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो बहुत ज़रूरी होंगे आपको बताने, वो मैं बाद के किसी वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगा। अब हम लोग आते हैं कि आज का जो फाइनल डीवी का कट ऑफ था उसमें जो कट ऑफ आया वो तो बहुत हाई गया है। मतलब हाई इन द सेंस कि थोड़ी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बेसी चली गई है, जो मतलब हम लोग अनुमान लगा रहे थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो ओबीसी का जो कैंडिडेट थे उनके संग थोड़ा-सा हमको मेरा मानना है जिस हिसाब से कि अगर डबल सी, डबल ए वालों को 20% अगर रिज़र्वेशन के थ्रू सीट को रखा जा रहा है, तो उसमें 20% जो सीट रिज़र्वेशन है वो लगभग 5 से 550 के आसपास आएगा। तो बाकी के जो सीट से 2100-2200 के आसपास सीट, वो सीट देना चाहिए था नॉर्मल कैंडिडेट्स को। लेकिन इन लोगों ने क्या किए हैं कि जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 1519 ही सीटें दिए हैं और बाकी जो 1280 के आसपास सीट है वो कैंडिडेट जो हैं वो डबल सी, डबल ए वाले यानी और पीडब्ल्यूडी वाले मिक्स करके ले मतलब इन सीटों को उन लोग को अलॉट कर दिया गया है, जो कि इन लोग को ये सीट उतना ही मिलना चाहिए था जो उनके रिजर्वेशन के हिसाब से हो। लेकिन हमको लगता है कि ये लोग 20% से ज़्यादा सीटों को जितने लोगों ने अप्लाई किए थे उन लोग को मतलब अलॉट कर दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से ये सही नहीं लग रहा है। जो सीट उन लोग का जितना रिजर्व था उतना ही सीट उनको देना चाहिए था, बाकी जो ओबीसी का नॉर्मल कैंडिडेट था उनको सीट देना चाहिए था। तो इस पे थोड़ा-सा एक बार हम लोग आरआरसी को मतलब ये करने का कोशिश करेंगे क्यूरी के थ्रू या कंप्लेन के थ्रू। इसमें आप लोग को आरआरसी का एक नंबर दिया हुआ है ऑफ़िशियल साइट पे 9002020607। इस पे आप लोग कॉल करके अपने जो कंप्लेंट्स हैं उससे आप लोग पहुँचाते रहें और नहीं तो ईमेल कर सकते हैं rrcerly.queries@gmail.com पे। दोस्तों कहने का मतलब है कि हम लोग के जो मतलब सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिले, उसको लेके हम लोग की जो मतलब यहाँ पे त्रुटियाँ आप हम लोग को दिख रही हैं उसको हम लोग आरआरबी तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे और आरआरसी तक, ताकि हम लोग के जितने बेहतर हो सकें उस रिजल्ट को इम्प्रूव किया जा सके। दूसरी बात है दोस्तों, आप लोग को बता दूँ कि जो जनरल और ओबीसी का मतलब नंबर का डिफरेंस है वो लगभग मतलब 2.5 के आसपास है। तो इस 2.5 के आसपास में अगर 1519 लड़कों को लिया गया है कैंडिडेट्स को, तो इसमें अगर हम देखें तो एक नंबर में लगभग 580 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं एक नंबर पे। तो अगर यहाँ पे 1519 की जगह अगर 2100-2200 कैंडिडेट्स को अगर ये सीट दे दिया जाता, तो लगभग ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 1 से 1 माने 1 से 1.20 तक कट ऑफ ओबीसी का कम हो सकता था। लेकिन ये जो सीटें हैं ये बाकी पीडब्ल्यूडी और डबल सी, डबल ए वाले कैटेगरी में दे दिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, इस पे हम लोग अपना पूरा प्रयास किया जाएगा कि कैसे ये लोग आगे चल के इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। बाकी जो दोस्त हमारे मतलब कट ऑफ के आस-पास हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग जो लोग भी कट ऑफ से आस-पास हैं, स्पेशली अगर जो जितने क्लोज हैं वो उतना ही टेंशन फ्री रहें, क्योंकि आने वाले समय में जब सेकेंड, थर्ड यानी फर्स्ट डीवी का जैसे ही मेडिकल और डीवी कंप्लीट होगा उसके बाद दो आरआरबीज़ देखेंगे आरआरसी की कितने कैंडिडेट्स एब्सेंट हुए हैं, किस किस कैटेगरी से कितने एब्सेंट हुए हैं, तो उस कैटेगरी वाइज उस कम्युनिटी वाइज बाद में फिर कट ऑफ डिक्रीज़ करके और भी कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे। इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से बहुत सारे और भी डिवीज़ आएँगी फ्यूचर में, और जो भाई कट ऑफ के आस-पास हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो दोस्तों आप लोग पॉजिटिव रहें, किसी तरह की टेंशन ना लें, अपने हाथ में जो चीज़ें हैं उसको आप लोग ज़रूर अपना ये करें। और इसको लेके मेरा भी कुछ विशेष एक्सपीरियंस नहीं है कि ये लोग जो सीट अलॉट किए हैं वो किस बेसिस पे किए हैं। बाकी हम लोग के जो कंप्लेंट्स हैं, क्यूरीज़ हैं, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रेलवे को हम लोग बताएँ कि हम लोग का जो सीट अलॉट हुआ है वो सही रेशियो में और सही परसेंटेज जो रियल में रिज़र्व थी सीटें उस हिसाब से नहीं हुई हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग के जो भी डाउट्स है उसके मतलब क्लियर करने का कोशिश करा। दूसरी बात है, एक भाई जो सिग्नेचर के लिए बोले थे, तो सिग्नेचर का जो समस्या है वो उन लोग ने कही दिया है कि एग्ज़ाम टाइम और सीट के समय एप्लीकेशन फॉर्म में और एग्ज़ाम टाइम एडमिट कार्ड और सीट का जो अटेंडेंस सीट था उस पे अगर आपका सिग्नेचर मिसमैच होता है तो आपको मतलब वही डिस्क्वालीफाइड मानेंगे लोग। तो देखा जाए उसको लेके आप टेंशन फ्री रहें, जब वहाँ जाएँ तो देखें किस तरह की समस्या हैं, उन चीज़ों को आप लोग मैनेज करने की कोशिश करें। दूसरी बात है दोस्तों कि एक बात तो सच है कि अ, हर हर एक रिजल्ट चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, हर एक रिजल्ट में ऐसा केसेस होते हैं कि बहुत सारे भाई हमारे कट ऑफ के पास रह जाते हैं या पॉइंट कुछ नंबरों से ही छूट जाते हैं, तो अफ़सोस की बात होती है और टेंशन भी होती है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी भाई यहाँ पे कट ऑफ के बहुत आस-पास हैं, पॉइंट से कुछ रुके हैं या 1 नंबर से, तो उसमें जो आपका जो होप है वो बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड थर्ड डीवी आएगा उसमें सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तब तक आप वेट करते रहें और फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसे आप ज़रूर देते रहें। नेगेटिव ना थॉट रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये जो एग्ज़ाम था, मानते हैं कि बहुत सालों की मेहनत थी, बहुत सारे लोग के मतलब एज कंप्लीट होने वाले थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आगे फ्यूचर को और कैसे किस तरीक़ा से बेहतर बनाया जा सकता है, सिर्फ़ यही सोचने से ही बेहतर होगा। कुछ नेगेटिव ना सोचें, कुछ ऐसा काम ना करें जो आपके लिए और आपके फ़ैमिली के लिए मतलब अच्छा सिद्ध ना हो भविष्य के लिए, क्योंकि आपके फ़ैमिली के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं। जॉब जो हैं, जो सर्विसेज़ हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि रेलवे में ही सिर्फ़ आकर के फ्यूचर को बनाया जा सकता है, और भी अपने पास जो ऑप्शंस हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो इसीलिए आप लोग नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें। बाकी हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि जो भी डिफ़ॉल्ट हुए हैं इसमें चाहे हैं, उसको रेलवे या तो क्लेरिफ़िकेशन दे कि किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन लिए हम लोग के। अदरवाइज़ इसको सुधार करें ताकि जो भी भाई माने कुछ नंबरों से छूट रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो। दोस्तों बाकी जो डिफ़ी और मेडिकल से जुड़ा हुआ और किस लोकेशन पे हम लोग का मेडिकल होगा, इन सब से जुड़ी हुई पूरी जानकारी जब जैसे ही अपडेट्स आते रहेंगे उस हिसाब से मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो के थ्रू देता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल पे ज़रूर बने रहें, और जिस तरह के कुछ अपडेट मिलते हैं मेरे को कुछ इस रिज़ल्ट से जुड़े हुए, तो आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। तब तक आप अपना ख़्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।